हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आज है लेक्चर 12। नोट कर लीजिए, चैनल का नाम याद कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आरटी एकेडमी। पूरे साल आपको क्लास 11th और क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं। याद रखिएगा, पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट्स क्लास 11 क्लास 12 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरे साल ईयर लॉन्ग कोर्स आपको इन डिटेल प्रॉब्लम्स के साथ, कांसेप्ट्स के साथ सब कुछ एक पूरा पैकेज प्रॉपर क्लासेस की तरह हम आपको पढ़ाएंगे और रेगुलर बेसिस पे आपके पास ये लेक्चर्स आते रहेंगे। मेरा नाम है रुजीत सिंह, मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आरटी एकेडमी पर। मैंने अपने टाइम का बहुत सारा अपनी पढ़ाई का हिस्सा आईआईटी कानपुर से फिजिक्स पढ़ते हुए दिलाया है और फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का मेरा थोड़ा सा ब्रांच रहा है। फिलहाल क्लास 12th का लेक्चर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज का एजेंडा है, हम ये कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 12 देखते हैं कि आजकल क्या क्या कंसेप्ट पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज के एजेंडा को स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या है, लास्ट क्लास जब हमने की थी तो लास्ट क्लास में प्रॉब्लम्स नहीं करी थी, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सीखी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर ली और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सारी प्रॉपर्टीज कर ली, उनकी एक्सप्लेनेशंस कर ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन उन पर बेस्ड कोई प्रॉब्लम नहीं की थी। तो आज का पहला जो स्लाइड है वो उन्हीं प्रॉब्लम्स पर है, ठीक है ना। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर प्रॉब्लम्स करते हैं। पहला एक डायग्राम बनाया जाए आपके लिए। यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ था, उसके चारों तरफ ये डायग्राम बनाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पूछा गया कि क्या ये सही है या गलत है। आप मान लीजिए कि इक्विलेटरल काइंड ऑफ ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के वर्टेक्स पे कुछ चार्जेस रखे हैं, जो मैंने ये डॉट 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 चार्जेस दिखाए हैं, ये चार्ज हैं जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखे हैं। इसी का दूसरा डायग्राम इस तरह बनाया जा सकता है। ये चार्जेस हैं और इस तरह से लाइनें निकल रही हैं। आप देखें, लाइनें इस तरह से जा रही हैं, ठीक है, अच्छी बात। एक तीसरा डायग्राम देखें इसी का, इसमें से बहुत सारी लाइनें इधर इधर जा रही हैं। और बीच में कुछ सर्कुलर काइंड ऑफ लाइंस। ये चौथा डायग्राम भी है हमारे पास और चौथा डायग्राम कुछ इस तरह का है कि लाइंस ऐसे जा रही है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी लाइन का डायग्राम करेक्ट है। मतलब जो ये चित्र बने हैं उनमें से कौन करेक्ट है। और ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्टेक्स आपको येलो कलर के दिखाए गए हैं, इन वर्टिसेस पे चार्जेस रखे हुए हैं। ये जो येलो स्पॉट्स हैं इन पे चार्ज रखे हैं, प्लस है या माइनस है, इस पर कोई कमेंट नहीं किया जा रहा है। आप अपने मन से किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस मान सकते हैं, पर उसको ऑल्टर नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे। अच्छा सर, बताइए कौन सा डायग्राम सही है। तो एक एक करके इन पर विचार करते हैं और कमेंट करते हैं। कमेंट करिए भाई, आइए कमेंट करते हैं। पहले वाले पर, पहले वाला तो रबिश का डायग्राम है, सीधा काट दीजिए। दो कड़ी का डायग्राम, उसका कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ प्योरली कंजर्वेटिव फील्ड और वो क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे इतने सारे गोले बने हैं तो इनका कोई लॉजिक नहीं है। इट इज अ रबिश ऑप्शन, छोड़ दीजिए इसे। थर्ड ऑप्शन पे आइए। सारे के सारे चार्जेस की लाइनें ठीक लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि लाइनें जो है वो चार्जेस से दूर जा रही हैं। तो सारे चार्ज पॉजिटिव कंसीडर किए जा रहे हैं, सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बीच का जो क्लोज लूप है ये पसंद नहीं आ रहा। और क्लोज लूप में तो एग्जिस्ट करती नहीं, जहां भी लाइन एक दूसरे को कट कर जाएंगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करता हुआ एक भी लाइन बना दी जाए आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। ऑप्शन 4 पे आइए। कोई बच्चा कहेगा ये मान लीजिए कि प्लस है और ये मान लीजिए कि माइनस है, इसी वजह से प्लस से माइनस में और प्लस से माइनस में लाइंस जा रही हैं। इफ आई कंसीडर दिस टू बी नेगेटिव तो प्लस से माइनस में लाइन आएंगी, प्लस से माइनस में लाइन आएंगी, तो
किसी कीमत पर यहां से इस पर लाइन नहीं आ सकती क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, इसलिए ये भी रिजेक्ट। सेकंड ऑप्शन पे आइए, अगर हम इसे प्लस मानते हैं, इसे प्लस मानते हैं और इसे भी प्लस मानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइनें कहीं भी निकल रही हैं क्योंकि इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती हैं, उनमें से 4-5-6 अगर ड्रॉ करके दिखाई जाए तो कोई डर तकलीफ की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, और ये सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। क्लियर है मेरी बात? एकदम आसान। आगे आइए, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। अगली प्रॉब्लम आपसे कह रही है कि मान लीजिए आपके पास कोई चार्ज है प्लस और कोई चार्ज है प्लस, इसको हम नाम दे देते हैं Q1 और इसको हम नाम दे देते हैं Q2। Q1 से लाइनें निकल रही हैं, Q2 में जा रही हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि Q1 से लाइनें निकलें और Q2 में ना जाए, इंफिनिटी में चली जाए, पूरी पॉसिबिलिटी है। देखो ऐसे, और ऐसा भी हो सकता है कि इंफिनिटी से Q2 में लाइनें आ रही है। पूछा जा रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। पहला ऑप्शन है Q1 Q2 का रिश्ता ये है, दूसरा ऑप्शन है कि Q1 और Q2 का रिश्ता ये है, और तीसरा ऑप्शन है Q1 और Q2 आपस में बराबर है। ये तीन ऑप्शन से तीन में से करेक्ट आपको चूज करना है, कौन सही है कौन गलत है। तो आइए करते हैं बातें और शुरू करते हैं इस सवाल को लगाना। आप देखें Q1 से जो लाइनें निकल रही हैं वो Q2 में जा रही हैं, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद 6 7 8 9 और 10 और 11, यानी Q1 के करस्पॉन्डिंग इस डायग्राम में 11 लाइंस रिप्रेजेंट की गई। Q2 से चर्चा करें, Q2 के अंदर ये गलती हुई मुझसे, सवाल लिखते समय मैंने ध्यान नहीं दिया कि Q2 जो है ये पॉजिटिव नहीं है, Q2 अपना नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है साहब? क्योंकि सारी लाइनें उस Q2 के अंदर आ रही हैं, ठीक है ना, तो ये एरर ध्यान रखना। 2 3 4 5 6 और 7, आप देखें कि Q2 के करस्पॉन्डिंग आपने 7 लाइंस ड्रॉ करें। आप जानते हैं कि जितने ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा उतनी ज्यादा लाइनें निकलेंगी। ऐसा कैसे? आप तो कह रहे थे कि लाइनें जितनी बनाना चाहो, एक बार आप फिक्स करते हैं कि एक कूलम से कितने लाइनें निकलेंगी, देन द प्रोपोर्शन इज फिक्स्ड। तो अगर एक कूलम की लाइनें आपने फिक्स कर दी तो उस चार्ज से ज्यादा लाइनें निकलेंगी जिस चार्ज का अपना मैग्नीट्यूड ज्यादा है। किससे ज्यादा लाइनें निकल रही हैं? मेरे हिसाब से Q1 has more lines and Q2 has less number of lines, hence Q1 is greater than Q2। आपको दिखाई दे रहा है कि Q1 Q2 से ज्यादा बड़ा है। ये प्रॉब्लम हो गई, बहुत अच्छी बात। इस तरह से प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस आया करते हैं, बड़े आसान होते हैं और हम इनको कर भी सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ जाएं, अगला देखें। जो आज का मेजर कंसेप्ट है वो यही है हमारा, वर्क डन बाय एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय एंड अगेंस्ट। बाय एंड अगेंस्ट क्या है? एक बार वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेंगे, एक बार वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेंगे। चलो करते हैं, आप देखें। मान लो कि तुम्हारे पास पहले से कोई चार्ज मौजूद था, जैसे, और मैं इसके नीचे इस तरह से कुछ शेड लगा देता हूं ताकि ये इंश्योर कर पाऊं कि जो चार्ज हम ले रहे हैं ये रेस्ट पर रुका हुआ है, हिंज्ड है, भाग नहीं रहा। ये सोर्स चार्ज है और इसकी वैल्यू हम Q कंसीडर करते हैं एट रेस्ट। अब इसी को हम बोलते हैं कि ये आदमी सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है ना, तो आसान है। अब इससे किसी R सेपरेशन पर, किसी R1 सेपरेशन पर एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q0, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज है। और ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी हम टेस्ट चार्ज लिया करते हैं तो वो स्पेसिफिकली पॉजिटिव होता है, यानी जितनी भी चीजें हम डिजाइन कर रहे हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब इसी चार्ज को उठाकर आप ले जाना चाहते हैं इससे किसी और दूरी पर, और ये जो सेपरेशन अब आ गया इसे आप R2 नाम दे रहे हैं, यानी आप इस चार्ज को R1 से R2 तक ले जाना चाहते हैं। अच्छा, कैसे ले जाना चाहते हैं? स्लो डिस्प्लेसमेंट। स्लो डिस्प्लेसमेंट क्यों करना चाहते हैं वो बताइए।
एकदम आसान सी बात है, स्लो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। पर देखते हैं धीरे धीरे कंसेप्ट समझ आएगा स्लो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। स्लो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है नो कंसीडरेबल वेलोसिटी, मतलब किसी प्रकार की कोई वेलोसिटी चार्ज ने गेन नहीं करी। इसका मतलब एक्सेलरेशन जो भी आया वो अप्रोक्सीमेटली जीरो आया, नॉट एग्जैक्टली जीरो बट अप्रोक्सीमेटली जीरो आया। कैसे हो सकता है ये, उसकी चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि चार्ज कहीं यहाँ पर, मैंने इसे पॉजिटिव लिया और ये भी हमारा पॉजिटिव ही है, दोनों चार्जेस हमारे लिए पॉजिटिव हैं, तो दोनों के बीच में जब ये कंडीशन होगी तो एक रिपल्सिव फोर्स जरूर होगी जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स कोई हल्की फुल्की फोर्स तो है नहीं, है तो शानदार सी फोर्स, फिर बहुत स्ट्रांग फोर्स इसे धक्का मारेगी, और जब इसे फोर्स को धक्का मारेगी तो फोर्स आएगी तो एक्सेलरेशन भी आएगा, तो जब एक्सेलरेशन आएगा तो सफिशिएंट वेलोसिटी गेन करेगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। हम अभी किसी कीमत पर इस पार्टिकल के अंदर किसी काइनेटिक एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट से बच रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसके अंदर किसी तरह का काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट ना आए। तो फोर्स तो लग रही है तो तेज तेज भागेगा, तो एक काम करो, अगर तेज भागने से बचाना है तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दो। और कैसे अप्लाई कर दो, ऐसे अप्लाई कर दो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फोर्स कूलम फोर्स है वो हमारी इस अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के ऑलमोस्ट बराबर हो जाए, और किसी को तकलीफ ना हो कि एग्जैक्ट इक्वल लगा दिया, तो इसे आप अप्रोक्सीमेटली बराबर कह सकते हैं, लगभग लगभग बराबर। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लगभग फोर्स बराबर है तो एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट जीरो होगा, कोई कंसीडरेबल वेलोसिटी गेन नहीं होगी और स्लो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये कि जितना बर्डन इलेक्ट्रोस्टैटिक करेगी उतना ही बर्डन हमारा एक्सटर्नल एजेंट करेगा। बस इतनी सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम देखें तो उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जहां है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वहीं है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन। तो इसका बर्डन अगर पॉजिटिव है तो जो एक्सटर्नल एजेंट है उसका बर्डन निगेटिव। कारण क्या है कि जब आप एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स देखेंगे तो लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट राइट में, तो ऑब्वियसली बर्डन निगेटिव आने वाला है। आप एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन आसानी से निकाल सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बर्डन सीख जाएं तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक बर्डन सीख जाएं तो ना, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कोई फार्मूला होता है, उसका बर्डन का एक फॉर्मेट बन जाएगा, एक फार्मूला बन जाएगा, फंक्शन आ जाएगा, और उससे हम बर्डन आसानी से वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अगर ऐसी लगाई जाए कि बर्डन स्लोली स्लोली कराए तो ये भी इसी का फंक्शन फॉलो करेगी, तो इसका बर्डन निकल आएगा। एक्सटर्नल का बर्डन निकालने के लिए एक्सटर्नल एजेंट अपनी एनर्जी का कितना इस्तेमाल कर रहा है बॉडी को डिस्प्लेस कराने के लिए, चार्ज को डिस्प्लेस कराने के लिए, हम ये इंश्योर करने के लिए कि हम सच में एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन, उसकी एनर्जी का ट्रांसफर, उसकी एनर्जी में गेन और लॉस निकाल सके, इसलिए हम ये स्लो डिस्प्लेसमेंट किया करते हैं, कोई काइनेटिक एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, स्लो डिस्प्लेसमेंट से एक बात और निकल के आती है, नो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व। किसी तरह के काइनेटिक एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट से हम बचा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का बर्डन है ये है बर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जो एक्सटर्नल एजेंट का बर्डन है वो है बर्डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहला चीज क्या है, पहला जो हमारा टारगेट है दैट इज बर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बाय की चर्चा करें तो सबसे पहले तो चार्जेस एक्सेट्रा बना लें। हमारे पास वही पुराना चार्ज, एक नई पिक्चर बना ली हमने, यहाँ पे कहा कि ये चार्ज क्यू है और एट रेस्ट है, रुका हुआ है, हमने हिंज कर रखा है, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बनेगा, वरना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बनेगा। और ये सोर्स चार्ज है। अच्छा, अब क्या, कुछ खास नहीं, इससे किसी R1 सेपरेशन पर आप चार्ज को ले लीजिए, यहाँ पे आपने प्लस Q0 चार्ज को रख दीजिए और जानबूझकर इसे डिस्प्लेस कराइए वेरी स्लोली अप टू अ सेपरेशन ऑफ R2। अब मैं ये सेपरेशन R2 बोलता हूं आपको, ये सेपरेशन R2 है और यहां तक आ गया हमारा चार्ज। और बताना है कि बर्डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in
moving a particle in moving q naught from r1 position to r2 position, ये निकालना है। अब अगर हम फोर्स के फॉर्मूला को याद करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/4 पाई r स्क्वायर q नॉट q टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज अपॉन r स्क्वायर, r का मतलब बीच का सेपरेशन। अब देखें कि जब चार्ज पार्टिकल r1 पे था उससे धीरे धीरे आगे बढ़ता है, r2 पर पहुंचता है, तो जैसे जैसे पार्टिकल डिस्प्लेस होता है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो सेपरेशन है वो लगातार चेंज हो रहा है। The separation between the charged particles is getting changed continuously when the q naught charge is moved from r1 to r2। r1 से r2 तक जब ये पार्टिकल जाता है तो लगातार ये सेपरेशन बदल रहा है। लगातार ये सेपरेशन अगर r बदल रहा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये फोर्स भी बदल रहा है, और फोर्स वेरिएबल हो तो वर्गन f d cos थीटा से नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ f it dot dx से निकाला करते हैं। तो जब वेरिएबल वर्गन आ जाए तो आपको तुरंत दिमाग में इंटीग्रेशन वाले वर्गन का फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। ऐसे में हम क्या करते हैं, कुछ खास नहीं, गौर से देखें। हम कहते हैं कि किसी x सेपरेशन पर जानबूझकर चले जाएंगे, जगह x सेपरेशन पर चले गए। मान लीजिए कि इस वक्त आपका चार्ज पार्टिकल q नॉट यहाँ था और इस x से आपने इस चार्ज पार्टिकल को इस राइट की डायरेक्शन में dx डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। dx कितना होता है, ये बहुत छोटा होता है, 50 बार हम ये कर चुके हैं कि dx बहुत छोटा होता है। और अगर तुम इस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी रिपल्शन की है, तो q नॉट पे राइट में ही लगेगी। अच्छा, अब क्या करें, कुछ खास नहीं, छोटा सा वर्गन बेटे लिखते हैं हम लोग dw। ये dw क्या है, dw का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ये भी ध्यान रखेंगे। dw का मतलब वो बहुत छोटा सा वर्गन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो कि इस dx थिकनेस, डिफरेंशियल लेंथ के थिकनेस में चलने में किया गया। कैसे लिखेंगे इसे, इसे लिखेंगे F इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट dx। आप देखें कि ये दोनों एक ही दिशा में, आप जब इसे खोलेंगे तो आप कहेंगे F इंटू dx इंटू cos थीटा। अब अगर थीटा का मतलब क्या है, तो थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आप देख रहे हैं कि फोर्स वेक्टर भी राइट में है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी राइट में है, तो लॉजिकली दोनों के बीच एंगल तो जीरो निकल के आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 है। और थीटा 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो cos 0 की वैल्यू बनेगी वो बेटा 1 बन जाएगी। इसलिए आपका जो छोटा सा dw निकल कर आ रहा था वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वो निकल कर आएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू dx। अच्छा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहां पर है, x सेपरेशन पर है। अगर फोर्स x सेपरेशन पर है तो छोटा सा वर्कडन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का है बेटे वो निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सर r स्क्वायर होता है, बकवास नहीं, गौर से सुनो। r तो तब जब सेपरेशन हुआ, r का मतलब तो सेपरेशन है। हमने इस चार्ज सोर्स और टेस्ट चार्ज की किसी जनरल पॉइंट पे सेपरेशन x मानी हुई थी, तो हमने उसी जगह सेपरेशन पे x लिख दिया। अच्छा, अब क्या करें, अब कुछ खास नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट लिख दिया और आगे लिखा dx अपॉन x का स्क्वायर। ये हमारा छोटा सा वर्गन है। और अगर मुझे इसका टोटल वर्गन चाहिए हो तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा और इसे भी इंटीग्रेट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा टोटल वर्गन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसका फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट। और अब मेरे पास जो इंटीग्रेशन है 1/x स्क्वायर का, वो इंटीग्रेशन बेटे आपको याद होना चाहिए कि ये होता है -1/x। कैसे आता है, सिंपल है, सबको आता है। अगर नहीं आता है तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कि 1/x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इसके करने का तरीका है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू -2 dx। और सब जानते हैं कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। आप जब इसे सॉल्व करेंगे
तो ये -1/x आ जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेशन होता है। फिलहाल ये जो कंसेप्ट है आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड। आगे बढ़े, हम अपनी जगह आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया, तो हम यहाँ लिखते हैं -1/x। लिमिट लगानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक की लिमिट लगाएं? आप देखें, आप पहले r1 पे खड़े थे और इवेंचुअली आप r2 पर पहुंच गए, तो x की जो लिमिट है वो बेटे r1 से शुरू हो रही है और r2 पर खत्म हो रही है, r1 से शुरू हो रही है और r2 पर खत्म हो रही है। अच्छा साहब, क्या किया जाए? कुछ खास नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत छोटी सी बात है, आप 2 स्टेप से बच जाएंगे। जब भी कभी इस इंटीग्रेशन के आंसर में जो रिजल्ट हम इंटीग्रेशन का करके लाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का कोई माइनस लगा हो, इस प्रकार का कोई माइनस लगा हो, तो आप जानबूझकर इस माइनस को खत्म कर दें और लिमिट्स को उल्टा कर दें। मतलब हायर बन जाएगी लोअर और लोअर बन जाएगी हायर। कैसे कर दिया ये? परेशान कर दिया। बताओ, मैं बताओ, कुछ बताना नहीं है। इस माइनस को बाहर ले लीजिए, लिमिट लगाइए तो 1/r2 -1/r1 बनेगा। उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, माइनस वाला प्लस बन जाएगा। तो लिमिट्स के साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे इस माइनस के साथ। तो 2 स्टेप में क्यों करना? जब हायर वाली माइनस में ही आनी है और लोअर वाली प्लस में ही आनी है, तो माइनस को खत्म करके डायरेक्ट लिमिट को उल्टा कर लें। क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं। 1/4πε0 Q0 कंसेप्ट याद रखना। माइनस गायब करोगे, लिमिट को उल्टा करोगे, आंसर आया 1/r1 - 1/r2। ठीक है, 1/r1 - 1/r2। क्या हुआ? वक्तन निकाले भाई आपने, एकदम सीधा सच्चा सरल वक्तन नहीं, कितना आसान भाई। आपने जो वक्तन निकाला इलेक्ट्रोस्टैटिक का, अब मैं इसे हटा देता हूं और दोबारा अच्छी तरह लिखता हूं। वक्तन बाय इलेक्ट्रो static force is 1/4πε0 Q0 1/r1 - 1/r2। और ये इतना अच्छा एक आपके लिए फॉर्मूला है कि आपको याद ही होना चाहिए वक्र निकालने का। ये फॉर्मूला है, अच्छा है, बहुत अच्छा, क्या बात। अब ये बाय का आंसर वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इसके बाद क्या करें? कुछ खास नहीं, अगले पे आइए। अगला है अगेंस्ट। इसको सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि वर्कडन अगेंस्ट का मतलब था कि जितना भी वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक निकल कर आ रहा है उसमें माइनस साइन लगा दिया जाए। उसका कारण क्या था कि जितना वर्कडन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रही थी पॉजिटिव में, उतना ही वर्कडन एक्सटर्नल फोर्स कर रही थी नेगेटिव में। अच्छा, तो हम लोग लिखें वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज माइनस टाइम्स वर्कडन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वर्कडन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज -1/4πε0 Q0 और अंदर आया बेटा 1/r1 - 1/r2। अब आप इस माइनस को जरा अंदर डाल दीजिए तो आपको एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्कडन है वो निकल कर आएगा, दैट इज 1/4πε0 Q0। और फिर जब माइनस को अंदर डालोगे तो आप देखोगे कि 1/r2 - 1/r1 ये एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स का और वर्कडन का फॉर्मूला बन गया। ठीक, ये अगेंस्ट की बात है। ठीक, ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए कि R2 जो है वो एक्चुअली फाइनल पोजीशन है, और जो R1 है वो इनिशियल पोजीशन है। आपने क्या सीखा आज के लेक्चर में? वर्कडन बाय एंड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कांसेप्ट क्या है, कैसे निकालें वर्कडन। क्योंकि वर्कडन जरूरी है इसलिए कि जब आप फोर्सेस के अगेंस्ट किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं तो एनर्जी के लॉसेस आते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होती है वर्कडन के थ्रू। फोर्स अप्लाई करके बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी एक्सचेंज होती है। एनर्जी एक्सचेंज के होने से ही दुनिया के सारे फिजिकल फिनोमेना हैं। इसका मतलब जब भी कभी किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी, इन दो चीजों से ही दुनिया के लगभग सारे फिनोमेना गवर्न होते हैं।
हैं। आप मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए, बहुत गहरा स्टेटमेंट नहीं है लेकिन बहुत गहरा है। हमने थोड़े बहुत कंसेप्ट सीखे। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि हमारे सारे डिस्प्लेसमेंट्स जो हैं वो बहुत स्लो होने चाहिए। अगर ये आपने याद नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। हम जानबूझ कैसा कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद क्या किया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सीखा, किस तरह से वेरिएबल फोर्स से डील करते हैं। एक्स पे जाके dx का एलिमेंट बनाते हैं, dx डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, फोर्स एक्सेट्रा लिखते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, cos थीटा लिखते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, वर्क डन आता है। वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन से वर्क डन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अगेंस्ट वर्क डन लिखा, और ये दोनों फार्मूला आपके दिमाग में होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए, वरना आपको सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से सारी बातें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन कंसेप्ट को डिटेल में सीखने के लिए दोनों का आप अलग अलग जरूर करिएगा। अब अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी का। ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आप मान लीजिए कि फिजिक्स में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। अगर हम किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फोर्स लगाकर एनर्जी को ट्रांसफर कराना चाहते हैं, यानी कि वर्क डन से एनर्जी ट्रांसफर कराना चाहते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। कैसे डिफाइन करते हैं? पहली बात, कुछ छोटी छोटी बातें मन मंदिर में बैठा लीजिए, क्योंकि कई सारे मिसकंसेप्शंस हम टीचर्स को भी होते हैं, बच्चों को भी होते हैं, बुक्स में भी होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो बोल रहा हूं उसको स्ट्रिक्टली मन में बैठा लीजिए कि यही सत्य है। पहली बात कि किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं की जाती। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिफाइन किया जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी किसी एक बॉडी की नहीं बल्कि एक सिस्टम की होती है। सिस्टम में एक से ज्यादा पार्टिकल्स हो सकते हैं। अच्छा, कैसे डिफाइन करते हैं? डिफाइन करने का तरीका देखें। डिफाइन किया गया डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बात है ये? डेल्टा U क्या है? डेल्टा U का मतलब है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखें, डेल्टा U का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, माइनस का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जितना वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया उतना वर्क डन का नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो क्या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं लाता? नहीं लाता। कौन लाता है? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, फ्रिक्शन की नहीं बढ़ी है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़नी है। अच्छा, जरा डेल्टा U पे नजर डालिए। व्हाट इज डेल्टा U? डेल्टा U इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज की डेफिनेशन में हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होती है, इसके अलावा कुछ और नहीं। तो ऊपर के फॉर्मूले में जरा पुट करें तो आप पाएंगे U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब इस माइनस को अगर खपाना है तो लेफ्ट में भेज दीजिए माइनस को, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा, क्योंकि ये माइनस जब यहां पर जाएगा तो माइनस को बनाएगा प्लस और प्लस को बनाएगा माइनस। कंजर्वेटिव फोर्स की जो वर्क डन है वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। अच्छा सा, अब गौर से देखें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव के हो जाए, इफ लगाया गया है यहां पर क्लॉज, ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा हो जाए। ऐसा कैसे हो जाए? अभी अभी हम लोगों ने किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वो वर्क डन कर रही थी, तेज करे या धीमे करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर है। लेकिन अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव के बराबर हो गया, तो जितना वर्क डन कंजर्वेटिव का ऑलमोस्ट उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंजर्वेटिव का, तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन बराबर हो गया बट नेगेटिव हो गया। ऐसे समय में जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है वो बन जाएगा माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस U initial minus U final, that finally becomes U final minus U initial। आप देखें कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन है। और ये वर्क डन सिर्फ तब लिखा जा रहा है जब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कंजर्वेटिव के बराबर हो, अन्यथा एक्सटर्नल एजेंट से पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी जाती। और हमारे पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि उसमें बॉडी के मूवमेंट को, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को स्लो, बहुत धीमे, एकदम आराम से कछुए की चाल में माना जाता है। तो उसमें ये वाला फॉर्मूला 100% एप्लीकेबल होता है,
तो बच्चों के मन में ये बात बस जाती है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकाल दोगे तो वर्क डन के बराबर होगा। हमेशा बराबर नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ना हो तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के बराबर होगा। लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, फोर्स ज्यादा है, पार्टिकल तेजी से दौड़ रहा है, तो इसका सारा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में नहीं जाएगा, कुछ वर्क डन काइनेटिक में भी जाएगा। इसलिए ये हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। और ये ओनली व्हेन F एक्सटर्नल जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए F कंजर्वेटिव के, और मैं वेक्टर लगा के माइनस माइनस भी लगा देता हूं ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो जाए कि बात तो ये हो रही है। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। और पोटेंशियल एनर्जी पे अगर चर्चा करो तो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन, किसी स्पेसिफिक पोजीशन, किसी स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, और किसी पे नहीं। किस पाथ से लेके आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी। तीसरा, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अच्छा, स्टेट फंक्शन है तो पाथ से इंडिपेंडेंट है। पाथ से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये है पोटेंशियल एनर्जी। मेरे हिसाब से क्लियर हो, आराम से समझ आया होगा। और ये आपके लिए अगर नया है तो इसे ही अपने दिमाग में बसा लें क्योंकि यही सही है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब आगे की जो कहानी है इस लेक्चर की वो 12वें लेक्चर में नहीं करेंगे क्योंकि टाइम काफी हो रहा है, लेक्चर को कंक्लूड करना है। हम इसी लेक्चर के पार्ट 2 को अगले लेक्चर में लेके आएंगे। और बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि इसमें कंसेप्ट्स हैं, लेकिन आज के लेक्चर को यहाँ रोकना जरूरी है कि जो आज पढ़ाया है एक तो नया है, नए कंसेप्ट्स हैं, तो सीखने वाली बात है। आप सीखें, नए कंसेप्ट्स हैं, जानिए इन्हें और इन्हें कंसोलिडेट करिए। बस बसा लीजिए अपने मन मंदिर में कि हाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन कैसे निकाला जाता है, इनका फॉर्मूला क्या है, ताकि आप जब अगला लेक्चर देखें इसका पार्ट 2 तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई आप हमें देख रहे हैं, आपका फायदा और हमारा भी फायदा, हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, प्रिपरेशन होता है। ईयर लॉन्ग सिलेबस के लिए हमें फॉलो करिए। साल भर हम आपको ये लेक्चर्स देते रहेंगे और बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहेगा। इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी होने वाली हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करिए इस प्लेटफॉर्म को जिसका नाम है आरटी एकेडमी। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, आपको फिजिक्स पढ़ाने आए हैं। खुद आईआईटी कानपुर में बहुत सारा समय बिताया है और आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। तो चलते हैं अगले लेक्चर में, 13 लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।